हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सेकेंड टर्म में, अगर इसे आप बुक में देखेंगे दोस्तों तो ये चैप्टर नंबर 5 है। दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व का पार्ट 1 करने वाले हैं, जो कि सेकंड टर्म के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व के बारे में। तो दोस्तों दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व में देख लेते हैं कि कौन कौन से देश शामिल हैं दक्षिण एशिया में। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ये सभी हमारे देश मतलब जो मिला के दोस्तों जो हैं इन्हें हम दक्षिण एशिया के देश कहते हैं। अब इसमें दोस्तों एक और देश म्यांमार को भी शामिल किया जाने लगा है। म्यांमार और अफगानिस्तान को भी दक्षिण एशिया में शामिल किया जाने लगा है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये वो देश है जिन्हें हम दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं। और दक्षिण एशिया की बात करें दोस्तों तो विश्व राजनीति में दक्षिण एशिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो बात कर लेते हैं तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भारत हमारा देश, फिर उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। अब इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया से एक और टॉपिक दोस्तों जिसे हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों सार्क। जी हाँ, सार्क के बारे में हम पढ़ेंगे और सार्क के साथ साप्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये दोस्तों एक अलग इसके लिए वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्पेशल सार्क और साप्ता के बारे में हम उस पर बातें करेंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं। तो दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति थी यहाँ पर बात करें, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। दक्षिण में जो है दोस्तों ये हिंद महासागर है, और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में दोस्तों जो है अरब सागर है। यानी ये चार जो है क्षेत्र जो है दक्षिण एशिया के दोस्तों आपस में जोड़ते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है विश्व राजनीति को लेकर। और विश्व में अगर हम बात करें एक बढ़ती उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, तो उसमें से एक नाम दक्षिण एशिया का भी लिया जा सकता है वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता क्या है कि इसमें उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला है, या जिसे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर स्थित है, और मौजूदा अरब अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी। ये चारों जो है दिशाएं दोस्तों दक्षिण एशिया को इस प्रकार से उसको घेरती हैं। चलिए अब दक्षिण एशिया के सबसे पहले देश की अगर हम बात करें, इनके जो दक्षिण एशिया की जो प्रशासनिक स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया दोस्तों दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनकी स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में दोस्तों एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि जो दक्षिण एशिया के राष्ट्र है उसमें एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है, यहाँ पर प्रशासन करने का तरीका एक जैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने राष्ट्र हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशासनिक प्रणालियाँ हैं। और क्योंकि दोस्तों सभी राष्ट्र जो है स्वतंत्र हैं, और सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपने प्रशासन को चलाते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों तो दक्षिण एशिया में जो है लोकतंत्र के जो है ना मिले जुले रिकॉर्ड मिले हैं, और यहाँ की जनता ने लोकतंत्र को दोस्तों बहुत तरजीह दी है। बट क्योंकि कभी कभी यहाँ पर कभी लोकतंत्र रहता है, कभी तानाशाही रहती है, और कभी राजशाही भी रहती है। बट हम देखते हैं कि कौन से दक्षिण एशिया की जिसमें कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत और श्रीलंका में दोस्तों आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र स्थापित रहा। यानी दक्षिण एशिया के दो देश हैं जहाँ पर एक ही प्रकार का शासन इनकी आज़ादी के बाद से है, वो है दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। भारत 1947 से हम लोकतंत्र हैं, और तभी से हमारी व्यवस्था आज हम अपने आज़ादी का जो है 75वां दोस्तों अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हमने दुनिया को दिखा दिया कि किस प्रकार से बाखूबी से लोकतंत्र को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा। हालांकि बाधाएं बहुत आई हैं, बट उस बाधा को हमने बहुत अच्छी तरह से मिलकर पार किया है। पाकिस्तान की बात करें दक्षिण एशिया देश की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्रात्मक शासन रहा है और कभी सैन्य शासन रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैनिक उठापटक रहती है, और इस वजह से वहाँ पर जो है सैनिक शासन और लोकतांत्रिक शासन दोनों रहते हैं। बांग्लादेश का निर्माण एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में हुआ था, बट फिर भी वहाँ पर कभी सैनिक शासन रहा है और कभी लोकतंत्रात्मक शासन रहा है। नेपाल की बात करें दोस्तों तो नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र, जी हाँ 2006 तक नेपाल में एक संवैधानिक राजतंत्र था, और बाद में
लोकतंत्र की वहाँ पर बहाली हुई। 2015 में एक संविधान बना दिया गया और तभी से वहाँ पर लोकतंत्र अच्छी प्रकार से स्थापित है। भूटान में दोस्तों अभी भी राजतंत्र है। और अगर हम मालदीव की बात करें तो 1968 तक सल्तनत वहाँ पर एक सल्तनत की स्थापना थी। अब जाके मालदीव में दोस्तों लोकतंत्र है। तो ये देखा जाए तो हर जगह दक्षिण एशिया में मिला जुला स्वरूप रहा है। बट भारत और श्रीलंका ऐसे दो राष्ट्र हैं दक्षिण एशिया के जहाँ पर जो है लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना अभी भी सही है रूप से चल रही है। इसमें एक देश अफगानिस्तान, इसके बारे में भली बात आप जानते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान में अभी अफगान जो है वहाँ पर उनका शासक चल रहा है। म्यांमार में भी एक प्रकार का दोस्तों आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हुई है। ठीक, अब इन दक्षिण एशिया के राज्यों में हम जिस की बात करने वाले हैं सबसे पहले वह है पाकिस्तान दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान जैसे आप लोग समझते ही हैं 1947 में दोस्तों पाकिस्तान के निर्माण के साथ लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास जताया। यानी 1947 में जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है और वहाँ पर लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास जताया गया था। और परंतु शीघ्र ही होता है क्या है कि अचानक से इस प्रक्रिया में बाधा पहुंची और अयूब खान ने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही को लागू कर दिया। यानी जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के शासक हैं उन्होंने उसकी पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली, लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंका। और यहाँ पर देख सकते हो सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ले ली और उसके बाद जनरल जियाउल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की। यानी कह सकते हैं तो कि अयूब खान के बाद यहिया खान, फिर जियाउल हक, ठीक है, अयूब खान के बाद यहिया खान भी आते हैं, फिर जियाउल हक भी आते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही को बनाए रखा। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि जनरल अयूब खान के बाद कौन आते हैं। तो जनरल अयूब खान के बाद दोस्तों जनरल जो है यहिया खान आते हैं। कौन आते हैं? यहिया खान, ठीक है, यहिया खान आते हैं। उसके बाद जियाउल हक ने, ये सभी जो उन्होंने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही को बनाए रखा। और अगर हम पाकिस्तान में लोकतंत्र की बात करें दोस्तों तो कुछ हद तक लोकतंत्र जो 1990 के दशक में सफल रहा। अब 1990 दशक में कैसे सफल रहा, इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर हम देखें दोस्तों फिर बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, नवाज़ शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही, नवाज़ शरीफ के नेतृत्व में। अभी अगर बात करें दोस्तों क्या हो जाता है कि 2013 में नवाज़ शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। और परंतु क्या होता है कि 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और उन्हें पद से हटाते हुए 10 साल की सज़ा का आदेश दे दिया गया। अब वर्तमान परिदृश्य की बात करें दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान में एक लोकतांत्रात्मक सरकार 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद सामने आई और इमरान खान के नेतृत्व में अभी वर्तमान में पाकिस्तान में दोस्तों लोकतंत्र का गठन हुआ है और सही रूप से लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर हुई और अभी लोकतंत्रात्मक सरकार कायम है। बट कब तक कायम रहेगी ये दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वहाँ पर हमेशा उठापटक चलती रहती है दोस्तों, कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्रात्मक शासन। तो देखते हैं दोस्तों इस बार जो है इमरान खान के नेतृत्व में पूरा कार्यकाल 5 साल पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसके देखें तो लगातार इस 2 साल से उठापटक का दौर चल रहा है। अब इस वहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना होती है दोबारा से, यहाँ लोकतंत्र सही रूप से निरूपण रहता है। अगर हम इन सभी राज्यों की जनता की बात करें दोस्तों तो क्योंकि केवल लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करके संपूर्ण विकास किया जा सकता है और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखी जा सकती है, राइट। और यहाँ के नागरिकों ने भी लोकतंत्र सरकार को पसंद किया है। और भारत में अगर हम बात करें जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था तो 1977 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी हर जो हमारा देश भी है तो हम सब जो दक्षिण एशिया के एक प्रकार देखे थे दोस्तों, ये सभी जो है देश एक प्रकार से लोकतांत्रात्मक सरकार को बहुत ही ज़्यादा तरजीह देते हैं बजाय सैनिक शासन को या तानाशाही शासन को, ठीक है। तो अभी बहरहाल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान में किस वजह से वहाँ पर तानाशाही शासन सैनिक शासन की स्थापना होती है, लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती है, वो कारण जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो है किस प्रकार से दोस्तों जो है सैनिक शासन जो स्थापित होता है उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो कारण जानते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में के लोकतंत्र में कुछ कठिनाइयाँ हैं। तो कठिनाइयाँ क्या हैं? तो सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप होता है।
तो पाकिस्तान में जो सैनिक हस्तक्षेप है कि उसमें सैनिक ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, और ये सैनिक हस्तक्षेप जो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि वहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित नहीं हो पाए, और इसकी कई समस्याएं वहाँ पर उन्हें देखनी पड़ती हैं बजाय सैनिक तानाशाही। अब सैनिक तानाशाही की बात करें क्या होता है, तो सैनिक तानाशाही में दोस्तों क्या होता है कि सेना जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र को कभी भी स्थापित होने का अवसर प्रदान ही नहीं करती है, और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के समय से लेकर अब तक जो है अधिकांश समय वहाँ कर सेना का ही शासन रहा है, और ये सैनिक हमेशा वहाँ पर हस्तक्षेप करते रहते हैं किसी न किसी वजह से। उसके बाद दोस्तों धार्मिक कट्टरता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पर, क्योंकि सेना के अतिरिक्त जो है धार्मिक कट्टरता ने भी दोस्तों पाकिस्तान में कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित होने नहीं दिया है। पाकिस्तान में जब जब भी लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास हुआ है, धार्मिक कट्टरता ने उसे सफल होने नहीं दिया। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि मौलाना मौलवी जो फतवा जारी करते हैं और वहाँ के जनता को बरगला देते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर लोकतंत्रीकरण में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। बट ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग लोकतंत्र को सही नहीं मानते हैं, वहाँ की शासक जनता भी लोकतंत्र को ही सबसे अच्छा मानती, बट कभी कभी कहते हैं कि जनता भी भ्रष्ट हो जाती है, या जनता भी कह सकते हैं कि किसी के वश में या किसी की पगडंडियों पर चलना शुरू कर देती है। तीसरा जो सबसे बड़ी वजह है वह आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है दोस्तों पाकिस्तान में, इसने भी लोकतंत्र में कठिनाइयाँ स्थापित की हैं। और चौथा है धर्म गुरु जो भूस्वामी अभियान है, उनकी वजह से भी पाकिस्तान में जो है सही प्रकार से लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जाए। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसने पाकिस्तान में लोकतंत्र को स्थापित होने में दोस्तों क्या कठिनाइयाँ पैदा की हैं। तो ये 4 प्रमुख कारण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिससे हमारे संघर्ष लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बना रहता है। तो आप सभी को पता है कि हम भारत और पाकिस्तान जो है आज़ादी के बाद से ही संघर्ष देश रहे हैं, और विभाजन की जो विवासिता थी, दोनों देश जो है इससे परिचित थे, और इसी विभाजन की विभाजिका के चलते आज तक जो है भारत और पाकिस्तान के संबंध उठा पटक वाले रहे, कभी कभार अच्छे रहे, बट अधिकांश जो है हमारे और पाकिस्तान के संबंध हमेशा खराब ही रहे। और उस खराब होने के संबंध के पीछे कई कारण हैं कि हमारे संबंध एक दूसरे से खराब क्यों हैं, और उसमें अधिकांशतः जो है दोस्तों जो गलतियां पाकिस्तान में ऐसा करता रहता है। तो उसका जो सबसे बड़ी समस्या है भारत और पाकिस्तान के संघर्ष की, वह दोस्तों भारत पाकिस्तान सीमा संबंध। तो भारत पाकिस्तान सीमा संबंध जिसमें कश्मीर की समस्या भी आती है दोस्तों। तो कश्मीर जो है 1947 से पहले दोस्तों आप सभी को पता है एक स्वतंत्र रियासत थी, और 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान की भी स्थापना हुई, पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों को प्रेरणा व सहायता देकर 22 अक्टूबर को जो क्या कर दिया था, 22 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। तो यहाँ से जो है स्थिति दोस्तों शुरू होती है भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की, ठीक है। अब हमारे संघर्ष के कई कारण हैं, इसमें जो प्रमुख कारण मैं आपको बता दिया क्या है, कश्मीर मुद्दा रहा है। तो जो 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर जो पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, और जो पाकिस्तान के राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत को कश्मीर को भारत में शामिल होने की बात कही थी। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और अब भी उस क्षेत्र पर जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है पाकिस्तान का कब्जा है, और भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को खदेड़ दिया, और भारत सरकार ने कश्मीर का मामला जो है संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया, और 1 जनवरी 1949 को कश्मीर मुद्दा विराम हो गया है। तो 1 जनवरी 1949 से जो है जो कश्मीर का मुद्दा विराम तो हो गया, बट कहते हैं ना कभी अभी ये मुद्दा अभी एक प्रकार ज्वलंत ही मुद्दा बना रहता है, हमेशा यहाँ पर पाकिस्तान घुसपैठ करते रहते हैं। तो ये पहला मुद्दा है जो कश्मीर संघर्ष का। दूसरा अगर हम बात करें 1965 का युद्ध है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। तीसरा 1971 के जब बांग्लादेश को भारत द्वारा एक नया राष्ट्र बनाया गया, और 1999 का कारगिल संघर्ष शामिल है। और हमने कहा कि वास्तव में भारत और पाकिस्तान के जो संघर्ष है वो विभाजन की मानसिकता से प्रभावित रहे हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान में जो संघर्ष का प्रमुख कारण है वो पहला है सीमा विवाद, ठीक है। सीमा विवाद बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। चलिए दूसरी समस्या जो हम बात करते हैं वो है दोस्तों कश्मीर मुद्दा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस चीज़ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा संघर्ष रहता है वो है कश्मीर मुद्दा। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर मैप में देख सकते हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे
आज़ाद कश्मीर कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जब देख सकते हैं दोस्तों, ये जो टेरिटरी क्रेडिट बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद को लेकर, कश्मीर मुद्दे को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये अक्साई चीन जो कि अब चाइना के हवाले है। ठीक है, यहाँ पर भी मुद्दा रहता है हमारा, बट तो ये विवादित मुद्दा सबसे पहले क्या है दोस्तों, कश्मीर मुद्दा है। तो भारत ने विभाजन के बाद कश्मीर देशी रियासत को भारत में विलय हो गया, और परंतु पाकिस्तान के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। सामरिक और सैन्य दृष्टिकोण से कश्मीर के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान इसे अपना भाग बनाने का प्रयास करता रहा है, और जबकि भारत शुरू से ही कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। इस संदर्भ में 1994 में भारतीय संसद के द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारतीय कश्मीर का भाग, जिसे POK कहते हैं, ये वाला हिस्सा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है ये भारतीय हिस्सा 1994 में एक हमारे यहाँ संसद में प्रस्ताव भी पारित किया गया कि भाई ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है भारत का हिस्सा है, भारत का भी अंग है, बट पाकिस्तान इसे अपना अंग मानता है और इस पर पाकिस्तान का कब्जा। और एक्चुअल में इसी को लेकर ही भारत पाकिस्तान के बीच मध्य जो है लगातार द्वंद्व चलता रहता है, और यहीं से जो है पाकिस्तान अपने घुसपैठिए भारत में भेजता रहता है। चलिए नेक्स्ट जो मुद्दा है हमारा दोस्त वो है दूसरा है सिंधु नदी जल विवाद मुद्दा। अब सिंधु नदी जल विवाद मुद्दा क्या है, तो सबसे पहले मैप में आप देख सकते हैं सिंधु नदी जल विवाद मुद्दा क्या है। तो 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी एक समझौता होता है, आप सभी पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच के मध्य से समझौता किया जाता है, और इसमें 6 नदियों के लेकर समझौता हुआ था, और इसमें तय किया गया था कि भाई 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और 20% पानी हिस्से भारत के आता है। ठीक है, 3 पूर्वी नदियाँ थीं, व्यास, रावी, सतलुज का पानी भारत को, और 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम का जो की नदियाँ जो है पाकिस्तान को आवंटित की गई। और ये जो है 36 लाख एकड़ जो है दोस्तों फीट पानी पश्चिमी नदियों से लेकर ले सकता है भारत। तो पश्चिमी नदियों से भी हम कितना पानी ले सकते हैं, 36 लाख एकड़ फीट पानी जो है पश्चिमी नदियों से भारत ले सकता है, ये भी समझौते में शामिल था। बट पाकिस्तान द्वारा बार बार इस समझौते को दोस्तों जो है सिंधु नदी जो है इस समझौते को उल्लंघन करता है, और ये जो 36 लाख एकड़ या 36 लाख फीट पानी है उसे देने से बार बार मना करता है। वो कहता है कि भाई भारत जो है इस नदी का दुरुपयोग करता है, तो ये बार बार पाकिस्तान कहता है, बट हमने भी इस नदी के बारे में बार बार बातें करी हैं। अब ये क्या है दोस्तों, देख सकते मुद्दा कि 1960 में सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलुज, रावी एवं व्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया था, और इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया। बट ये जो सिंधु नदी जल समझौता इसका पाकिस्तान द्वारा बार बार जो है दोस्तों विरोध किया जाता है, इसका उल्लंघन किया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच लेकर जो हमारे पास है। तीसरा दोस्तों जो आता है हमारा मुद्दा वो सियाचिन विवाद। तो सियाचिन आप देख सकते हो मैप में, ये रहा लद्दाख के और कारगिल के पास जो है एक दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे देख सकते हैं ये सियाचिन। तो इसको लेकर जो है दोस्तों लगातार भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है द्वंद्व चलता रहता है, और संघर्ष हमारा होता रहता है। हज़ारों जो हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात रहते हैं, और ये दोस्तों जो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये विश्व की सबसे ठंडी जगह है जहाँ पर सेना है। इतनी ठंडी जगह पर कभी किसी विश्व में सेना नहीं है, लेकिन भारत की सेना यहाँ पर है दोस्तों, इन्हीं वजह से ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। तो ये भी समस्या है। सियाचिन जो दोस्तों पाकिस्तान नियंत्रित गिलगित और बाल्टिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के साथ ही काराकोरम दर्रे के निकट है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सामरिक महत्व रखता है, और पाकिस्तान द्वारा 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया, जिसके जवाब में भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया गया, और इसके बाद से क्षेत्र भारत के कब्जे में है। इन 1984 में हमने इस कब्जे को जीत लिया था अक्साई चीन को, जो सियाचिन ग्लेशियर है। और ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे यहाँ से दोस्तों, ये यहाँ पर देख सकते हैं अक्साई चीन, ये पाकिस्तान यहाँ से श्रीलंका जो है चाइना यहाँ मिलता है, और यहीं से सियाचिन ग्लेशियर भी है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा हमारा जो विवाद है दोस्तों, चौथा नंबर विवाद हुआ आतंकवाद। आतंकवाद आप लोग भली भांति परिचित है दोस्तों, कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववादी व उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध भी चलाया जा रहा है, जिसमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला, और तथा हाल ही में दोस्तों पठानकोट आतंकवादी हमला जो हुआ था, जिसमें पाकिस्तान उन आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
जो कश्मीर के साथ साथ भारत के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाओं में शामिल होते हैं। तो आतंकवाद जो है दोस्तों अब तो सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है भारत और पाकिस्तान के भी संबंधों के बीच आड़े आने में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अगर हम बात करें वो बहुत बड़ा मुद्दा वो जो है वो जो कह सकते हो सरक्रीक कच्छ गुजरात का, जो आप देख सकते हो सरक्रीक जो इलाका है आप मैप में, तो जो सरक्रीक यहाँ देख सकते हैं ये इलाका है गुजरात के बीच पड़ता है, ये सरक्रीक बॉर्डर लाइन है। और ये जो इन्हीं बॉर्डर लाइन के माध्यम से जो है पाकिस्तान कहता है कि हमारी सीमा है, और लेकिन वास्तव में भारत के अंदर सीमा में आता है। तो इस चीज़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार विवाद दोस्तों बना हुआ है सरक्रीक को लेकर। तो सरक्रीक भारत की कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजन रेखा है, जिसके निकट कराची पत्तन या कराची बंदरगाह स्थित है। पाकिस्तान की तरफ कच्छ के क्षेत्र में स्थित सरक्रीक का विभाजन 24 डिग्री समानांतर होना चाहिए, जबकि भारत इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और भारत के अनुसार मिड चैनल के आधार पर रेखा का विभाजन होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान कहता है भाई इसका विभाजन कैसे होना चाहिए, 24 डिग्री समानांतर होना चाहिए। और भारत कहता है कि भाई इसका जो विभाजन मिड चैनल के आधार पर होना चाहिए। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और चीन पाक आर्थिक गलियारा भी, और ये बहुत बड़ा कॉरिडोर चाइना द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें अगर बात करें दोस्तों चीन के जिंगजियांग क्षेत्र के कासगढ़ क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर पत्तन से जोड़ा जाता है। और ये कॉरिडोर पाकिस्तान के अधिकृत जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से भी इसको गुजारना है। तो ये समस्या बहुत बड़ी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमावाद है, और इस वजह ये जो समस्या हैं ये हमारे सीमावाद को और बहुत ज़्यादा गहरा कर देते हैं, और जो हमारे संबंध हैं दोस्तों लगातार जो है बिगड़ रहे हैं। हालांकि कई बार संबंध सुधारने के प्रयास किए गए हैं, बट पाकिस्तान जो है समय समय पर अपने किए गए वादों को भूलता रहता है, और भारत ने बार बार उससे क्षमा भी किया है। बट अगर हम विश्व राजनीति की बात करें और पड़ोसी की बात करें तो पाकिस्तान का मुद्दा, भारत मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा रहता है, हमेशा बना रहता है। और ये दोस्तों एक टॉपिक है जो आपसे जहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।